बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आइकन ऑफ पाकिस्तान और मैं हूं खलीलुर रहमान। कामयाब जवान लोन प्रोग्राम से रिलेटेड आपके जितने भी अहम तरीन सवालात हैं उनका जवाब आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। अगर फिर भी कोई सवाल रह जाता है, कोई आपको हेल्प चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। कामयाब जवान लोन प्रोग्राम से रिलेटेड पहले तमाम वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं जो कि अपलोडेड हैं, जिसमें अप्लाई करने का तरीक़ेकार भी बताया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कामयाब जवान लोन प्रोग्राम से रिलेटेड तमाम चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं। और फिर वेरिफिकेशन जब करनी होती है, बैंक वालों ने आपको कॉल करते हैं, उसके लिए क्या सवालात करते हैं, वो तमाम वीडियोस अगर आप देख लेंगे आपको तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी आप लोगों के काफ़ी सवालात आ रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए डिटेल में वीडियो बना दूं। वीडियो ये लंबी हो जाएगी, लेकिन इसमें कामयाब जवान लोन प्रोग्राम से रिलेटेड आपके तमाम सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका कामयाब जवान लोन प्रोग्राम फेज़ 2 के लिए अप्लाई कर दूं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना दूं, या आपको फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए जिसमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना ज़रूरी होता है अप्लाई करने के लिए। अगर आप अप्लाई विदाउट बिजनेस प्लान या फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाए करेंगे तो आपका अप्रूव नहीं होगा। इसी वजह से फ़ेज़ 1 में लोगों का अप्रूव्ड नहीं हुआ था। तो फॉर्म को जो फिल करना है वो अच्छे तरीके से करना है ताकि आपका लोन अप्रूव्ड हो सके। अगर आप फॉर्म को सही तरीके से फिल नहीं करेंगे तो आपको अप्रूव्ड नहीं होगा। तो फॉर्म फिल करने से रिलेटेड अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं तो आपने व्हाट्सएप पर रब्ता कर लेना है। अब आ जाते हैं आपके सवालात की तरफ। तो मैं तमाम सवालों के जवाब दूंगा, गौर से सुनिएगा। आपके तमाम सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। कामयाब जवान लोन प्रोग्राम से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। सबसे पहले आ जाते हैं एलिजिबिलिटी की तरफ कि कौन लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं कामयाब जवान लोन प्रोग्राम के लिए। पाकिस्तान के शहरी होना ज़रूरी है। मेल हो फीमेल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका आईडी कार्ड पाकिस्तानी शहरियत का है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज 21 से 45 साल के दरमियान होना ज़रूरी है जो अप्लाई करना चाह रहे हैं। और जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं आईटी से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड, उनकी एज 18 साल हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपने गूगल पर जाकर कामयाब जवान लोन प्रोग्राम लिखना है, या फिर आप ये जो लिंक है डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कामयाब जवान लोन प्रोग्राम जब लिखेंगे वहाँ पे अप्लाई नाउ का आएगा। वो तरीक़ेकार मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ किस तरह अप्लाई करना है, वो आप देख लीजिएगा। अब सवाल है कि ये जो स्कीम है सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपना बिज़नेस न्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसका जवाब है नहीं। ये दोनों लोगों के लिए है जो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं और उसमें ग्रोथ लेके आना चाह रहे हैं, यानी उनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है बिज़नेस बढ़ाने के लिए, तो वो भी लोन ले सकते हैं। और जो जिनके पास पैसे इतने नहीं हैं और बिज़नेस प्लान उनके पास है, अच्छा है, एक्सपीरियंस है, और वो न्यू अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो भी लोन ले सकते हैं। फ़ेज़ 1 जो है वो क्यों क्लोज़ हो चुका है? फ़ेज़ 1 जो है वो क्यों क्लोज़ हो चुका है, ये सवाल है। जवाब इसका ये है कि फ़ेज़ 1 क्लोज़ नहीं हुआ, उसको मर्ज्ड कर दिया गया है, यानी फ़ेज़ 1 को फ़ेज़ 2 में शामिल कर दिया गया है। क्योंकि फ़ेज़ 1 में कुछ प्रॉब्लम्स थी और कोरोना वायरस की वजह से जो इश्यूज़ आ रहे थे उस वजह से फ़ेज़ 2 को ओपन कर दिया गया। और फ़ेज़ 1 में मार्कअप जो था वो ज़्यादा था, फ़ेज़ 2 में मार्कअप बहुत कम है जिसको सूद कहते हैं। और फ़ेज़ 1 में कर्ज़ा भी कम दिया जा रहा था, फ़ेज़ 2 में कर्ज़ा भी ज़्यादा दिया जा रहा है। तो फ़ेज़ 1 में जिन लोगों का अप्रूव्ड नहीं हुआ या जिनका अभी चल रहा है अप्रूव्ड नहीं हुआ, तो वो अगर चाहें तो फ़ेज़ 2 में अप्लाई कर सकते हैं। यानी फ़ेज़ 1 वाले बंदे जो हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है वो फ़ेज़ 2 में भी अप्लाई कर सकते हैं। फ़ेज़ 1 का फिर उनका कैंसिल हो जाएगा, फ़ेज़ 2 का उनका फिर प्रोसीजर चलता रहेगा। फ़ायदा ये होगा कि फ़ेज़ 1 में मार्कअप जो है वो रेट ज़्यादा है, कर्ज़ा भी कम दिया जा रहा है, फ़ेज़ 2 में कर्ज़ा भी ज़्यादा दिया जा रहा है और मार्कअप भी कम है। सवाल है जी
कैन दोज हु अप्लाइड इन फेज़ वन री अप्लाई कर सकते हैं वो जिन्होंने फ़ेज़ वन में अप्लाई किया हुआ है? तो उसका जवाब आप लोगों को दे चुका हूँ कि वो अप्लाई कर सकते हैं फ़ेज़ टू में। फिर सवाल है कि मेरी एप्लीकेशन जो है वो अंडर प्रोसेस है इन फ़ेज़ वन, शुड आई री अप्लाई? कि फ़ेज़ वन में एप्लीकेशन जो है वो उनकी अंडर प्रोसेस है, यानी ना अप्रूव्ड हुई है ना कैंसिल हुई है, तो वर्किंग में चल रही है, तो वो रीअप्लाई कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं फ़ेज़ टू में। फ़ेज़ टू में सवाल है कि लोन जो है वो आप फिज़िकली ब्रांचेस में जाके अप्लाई करेंगे? तो उसका जवाब है नहीं, आपने थ्रू इंटरनेट ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। पहले 3 बैंक थे कामयाब जवान लोन प्रोग्राम से जिनका लहा किया गया था, लेकिन अब बैंक्स की तादाद तकरीबन 21 के करीब कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। तमाम बैंक्स जो हैं ये शामिल हैं इस प्रोग्राम में। ये आपने खुद चूज़ कर सकते हैं इनमें से कि कौन से बैंक से आप लोन लेना चाह रहे हैं कामयाब जवान प्रोग्राम से रिलेटेड जो आपके नज़दीक पड़ता है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एंड मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन? मिनिमम 18 साल है आईटी से रिलेटेड जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं, और अगर आईटी से रिलेटेड बिज़नेस नहीं है तो 21 आपकी एज जो है वो मिनिमम है, और मैक्सिमम आपकी 45 है। सवाल है कि अगर जब आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो आपकी एज जो है वो 45 ईयर से अगर बढ़ जाए तो फिर क्या है? मैक्सिमम एज जो लिमिट है उससे बढ़ जाए। अगर तो आपको 45 ईयर एज है और आपने अप्लाई कर दिया है, तो अगर आपका अप्रूव्ड 45 ईयर के अंदर रहते हुए हो जाए तो फिर तो ठीक है। अगर आपका 45 ईयर से आगे एज निकल जाएगी, 46 ईयर स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर बेशक आपका लोन जो है वो अप्रूव्ड होने के पूरे चांसेस हों, लेकिन वो अप्रूव नहीं किया जाएगा क्योंकि एज लिमिट जो है वो बढ़ जाएगी। व्हाट इज़ द मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट फॉर एप्लीकेंट? कि कम से कम एजुकेशनल जो है आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए जो लोग अप्लाई कर सकते हैं? एजुकेशन की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो बिज़नेस आप करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है, कोई स्किल है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई जेंडर, डू एनी जेंडर हैव एनी प्रायोरिटी, यानी मेल या फीमेल को प्रायोरिटी दी जा रही है इस बिज़नेस में कामयाब जवान लोन प्रोग्राम से लोन लेने के लिए? तो 25% शेयर जो है वो फीमेल्स के लिए रखा गया है। ये फीमेल्स को ही प्रायोरिटी दी जाएगी कि दिया जाए, बाकी मेल्स के लिए ही है, तो फीमेल्स भी अप्लाई करें इसमें। जो बंदा जॉब कर रहा है वो अप्लाई कर सकता है इस प्रोग्राम के लिए, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट की कर रहे हैं तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर जो बंदा ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है वो इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकता है, अप्लाई कर सकता है? जी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। एक ही घर के एक से ज़्यादा अफराद लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप एक ही फैमिली के हैं तो एक से ज़्यादा लोग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही घर के दो भाई जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इंडिविजुअल वो उनका अपना अपना बिजनेस प्लान होगा, उसको लेके चलेंगे, तो ये बिल्कुल कर सकते हैं। सवाल है जी कि कैन टू और मोर पर्सन जॉइंटली अप्लाई? मतलब अगर दो अफराद मिलकर पार्टनरशिप करके या उससे ज़्यादा अफराद मिल के लोन लेना चाह रहे हों कि उनका बिज़नेस जो है वो इकट्ठा हो, तो वो लोन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। सवाल है जी कि कैन अ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी अप्लाई? कि जो पाकिस्तान का शहरी नहीं है या पाकिस्तान में रह नहीं रहा, तो वो इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सकता, अप्लाई नहीं कर सकता। हाउ मैनी लोन कैन अ पर्सन अवेल? मतलब कि एक बंदा जो है वो कितने लोन ले सकता है, अवेल कर सकता है? पर्सन कैन नॉट अवेल मोर देन वन लोन। आप एक से ज़्यादा लोन नहीं ले सकते।
अगर आपने पहले भी कहीं किसी और बैंक से लोन लिया हुआ है तो वो भी वो चेक करेंगे सारी डिटेल। अगर वो क्लियर नहीं होगा तो आपको लोन इशू नहीं किया जाएगा, अगर आपने पहले लोन लिया हुआ है कहीं से, किसी और बैंक से। कैन ब्लड रिलेटिव ऑफ एम्प्लॉय ऑफ पार्टिसिपेटिंग बैंक अप्लाई? अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर जो है जिनके साथ ब्लड रिलेशन है वो उसी बैंक में काम कर रहा है जिसमें आपने अप्लाई किया तो वो कर सकता है इस तरह। अगर तो इस तरह हो रहा है तो आप कोशिश करें कि आप किसी और बैंक में अप्लाई करें ताकि कोई मसला ना हो आपके लोन की प्रोसीजर को, क्योंकि ये कैंसिल कर सकते हैं अगर आप इस चीज़ को मद्देनज़र रख के उसी बैंक में अप्लाई करेंगे कि यहाँ मेरा फैमिली मेम्बर काम कर रहा है तो मुझे हेल्प मिल जाएगी। गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एप्लीकेशन सबमिशन, एप्लीकेशन जो सबमिट करनी है या ऑनलाइन, सॉरी, या ऑनलाइन जो अप्लाई करना है उसमें आपको किसी की हेल्प अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ये सवाल है, अगर आप किसी की हेल्प लेना चाह रहे हो अप्लाई करने से रिलेटेड तो आप बिल्कुल हेल्प ले सकते हो। आप ब्रांच से भी पूछ सकते हो, रब्ता कर सकते हो, सवाल कर सकते हो, लेकिन वो आपको पता है कि ब्रांच वाले, बैंक्स वाले भी बिजी बंदे हैं। तो बेहतर यही है कि जो बंदा पढ़ा लिखा है आपकी फैमिली में तो आप उससे रब्ता करें, या कोई फ्रेंड उससे रब्ता कर लें, या आप सर्विसेज हायर कर सकते हैं जो बंदा कामयाब जवान लोन प्रोग्राम को अच्छे से समझता है। तो अगर आप अप्लाई करने से रिलेटेड हेल्प लेना चाह रहे हैं तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। इज़ देयर एनी प्रोसेसिंग फ़ी टू पेड फॉर एप्लीकेशन? इसकी कोई फ़ीस नहीं है, जस्ट 100 है। वो भी जब आप अप्लाई कर देते हो तो नादरा वेरिफिकेशन के लिए, आपके आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन के लिए 100 रुपये जो लगते हैं वो उसके चार्जेज़ हैं। इज़ दिस प्रोसेसिंग फ़ी रिफंडेबल? प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो रिफंडेबल नहीं है। व्हेन एंड हाउ आई कैन विड्रॉ माई एप्लीकेशन? आप एप्लीकेशन जो है किसी भी टाइम विड्रॉ करा सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं, यानी बेशक वो आपकी अप्रूव्ड हो चुकी हो लेकिन फ़ंड ट्रांसफ़र ना हुआ उससे पहले आप कैंसिल करा सकते हैं। और अगर आपका अप्रूव नहीं भी हुआ, अभी प्रोसीजर चल रहा है, तब भी आप कैंसिल करा सकते हैं, रिजेक्ट करा सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो गई है या प्रोसेसिंग में है? तो जब आप अप्लाई करते हो तो आपको एसएमएस आएगा आपके नंबर पर, जो आप नंबर लिखते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका अप्लाई हो चुका है, प्रोसीजर चल पड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट आपको फिर बैंक की तरफ से कॉल आती होती है। अगर आपने व्हाट इफ़ आई रॉन्गली फिल्ड अ फॉर्म, अगर आपने गलती कर दी है किसी फॉर्म को फिल करते हुए, ऑनलाइन अप्लाई करते हुए, तो उसका क्या हल है? उसका हल यही है कि आप फॉर्म को अप्लाई करते वक्त ध्यान से फिल करें, और जब आप सारा कंप्लीट फिल कर दें तो उसको सबमिट करने से पहले वैसे ही सेव कर लें और दोबारा से रीचेक करें। रीचेक करने के बाद आप सबमिट करें, क्योंकि सबमिट करने के बाद उसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। उसका फिर हल यही है कि आप दोबारा से फिर फॉर्म जो है वो आप अप्लाई करें, तो ऑटोमेटिकली जो पहले वाला जो होगा वो फिर कैंसिल हो जाएगा। कोई बिज़नेस कंसल्टेंट गवर्नमेंट की तरफ से रखे गए हैं जो आपको बताएं इस प्रोग्राम से हवाले से? तो इस तरह की कोई नहीं है, सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की गवर्नमेंट की तरफ से। तो बाकी आप सिटीज़न पोर्टल से सवाल कर सकते हैं, लेकिन उसका भी जवाब लेट आएगा। तो बेहतर यही है कि जो बंदा पढ़ा लिखा हो, आपका फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर हो, आप उससे हेल्प ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। कैन एनी बिजनेस कंसल्टेंट गारंटी द सक्सेस ऑफ लोन एप्लीकेशन? कि कोई बंदा जो है, बिजनेस कंसल्टेंट जो है, वो आपको अगर कहे कि मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी, आपको लोन मिल जाएगा, तो क्या इस तरह हो सकता है? तो इस तरह बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई भी बंदा 100% गारंटी नहीं दे सकता। ये एक मेरिट पे काम हो रहा है। अगर आपका बिजनेस प्लान अच्छा है, आप अपने बिजनेस के बारे में स्किल रखते हो, तो आपको लोन मिल जाएगा अच्छे से अप्लाई करोगे तो। सारा डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन अप्लाई करने पर। फिर बैंक से जब आपको कॉल आती है, उनको आप कॉन्फिडेंस में लें और आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे तो आपको लोन मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है।
फिर जनाब के कोई तरीक़ेकार है कि आपको एप्लीकेशन जो है जल्दी से फास्ट जो है वो अप्रूव्ड हो जाए, तो ऐसा कोई तरीक़ेकार नहीं है। ये एक प्रोसीजर है और सबके लिए सेम है। और फिर सवाल हैं ये सारे सेम ही हैं कि कोई इस तरह की बिज़नेस जो कि कामयाब जवान लोन प्रोग्राम के हवाले से पॉजिटिव हों, यानी पॉजिटिव लिस्ट हो कि इसको लोन मिलेगा ही मिलेगा, तो ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। और ना ही कोई नेगेटिव बिज़नेस की लिस्ट है। आप वो तमाम बिज़नेस कर सकते हैं जो पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक लीगल हैं और सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल हैं, तो आप वो बिज़नेस लेके चल सकते हो। हाउ डू आई चूज़ अ बिज़नेस दैट इज़ सूट मी, मतलब दैट सूट मी, मतलब जो आपको आपके लिए बेस्ट हो। तो ये आप अपने आप से पूछें, अपने दिल से पूछें कि आप कौन सा बिज़नेस अच्छे से कर सकते हो और किस बिज़नेस के हवाले से आपके पास स्किल है जो जिसमें आप करते हुए बोर भी ना हो, उकता भी ना जाएं, आपका टाइम भी अच्छा गुजरे और आपके पास उसके बारे में नॉलेज भी हो, वो भी बिज़नेस आपके लिए बेस्ट है। कैन आई सबमिट माई ओन बिज़नेस फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट होगी, फाइनेंशियल कैलकुलेशन होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। अगर आपको नहीं करना आता तो आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट जो है वो हायर कर सकते हैं, या जो बंदा इन चीज़ों को समझता हो उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो आप खुद अगर बना सकते हैं तो बना के आप वो सबमिट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं अप्लाई करने के दौरान। और इसी तरह व्हाट फैक्टर आई मस्ट कंसीडर बिफोर सेलेक्टिंग अ बिज़नेस, वो उसमें तमाम नॉर्मल फैक्टर्स ही हैं जो कि हर बिज़नेस में देखे जाते हैं कि आपकी सोसाइटी, आप जिस जगह पे बिज़नेस करना चाह रहे हो वहाँ पे वो चलेगा या नहीं चलेगा, वहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा, आपका उसके बारे में बिहेवियर किस तरह का है, मोटिवेशन लेवल क्या है, उसके बारे में आपका स्किल किस तरह का है, एक्सपीरियंस क्या है, एजुकेशन क्या है, ट्रेनिंग क्या है, उस काम की, उस बिज़नेस की, प्रोडक्ट की, सर्विसेज की डिमांड है या नहीं है, बिज़नेस सेटअप है, कितनी कॉस्ट लगेगी और कितना प्रॉफिट होगा, ये तमाम चीज़ें हैं। सिक्योरिटी एंड कोलैटरल, जब आपका बिज़नेस जो है वो अप्रूव्ड हो जाता है, एलिजिबल होते हो, बैंक वाले भी अप्रूव कर देते हैं, फिर अगर आप 10 लाख से अबव लेके जा रहे हो, फेज़ 2 के मुताबिक आपको समझा रहा हूँ, तो फेज़ 2 में 10 लाख से कम अगर आप अमाउंट पे लोन ले रहे हो, फॉर एग्जांपल 10 लाख पे लोन ले रहे हो, तो आपसे कोई वो सिक्योरिटी वगैरह नहीं रखवाएंगे। लेकिन अगर आप 10 लाख से अबव चले जाएंगे, यानी 1 मिलियन से अबव चले जाएंगे, फिर आप जितना भी लोन लेते हैं उसके लिए आपको फिर सिक्योरिटी के तौर पे कोई कागजात रखवाने पड़ेंगे। तो वो प्रॉपर्टी के भी हो सकते हैं, गाड़ी के भी हो सकते हैं, मकान के भी हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, वो आपको रखवाने पड़ेंगे। तो फिर आपका लोन जो है वो अप्रूव्ड होगा 10 लाख से अबव। तो जब आप जो फॉर्म आप रखवा देते हैं, प्रॉपर्टी के रखवा दें कागजात या जो भी सिक्योरिटी के तौर पर, वो बाद में जब आपका बिज़नेस के लिए अप्रूव्ड हो जाता है, आपको फ़ंड दे दिया जाएगा, उसके बाद आप वो चेंज नहीं करवा सकते कि इसकी जगह मैं कोई और सिक्योरिटी रख दूँ, वो नहीं होगा। उसके बाद जनाब ये सारी जो हैं, व्हाट इज़ द मार्कअप रेट फॉर द स्कीम, ये मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी बता चुका हूँ। टायर 1 के लिए जो है आपको पैसे जो दिए जा रहे हैं वो 1 लाख से लेकर 10 लाख तक दिए जा रहे हैं, यानी 1 मिलियन तक, और उस पर मार्कअप रेट 3% है। यानी आप जब 10 लाख रुपए लोगे, 8 साल के बाद जब आप वापस करोगे तो टोटल 1 लाख, सॉरी 10,30,000 रुपये उनको वापस करोगे, यानी 30,000 रुपये सूद या मार्कअप के ऊपर होगा। इसी तरह टायर 2 में आप 1 मिलियन या 10 लाख से अबव जब आप लोन लोगे तो वो आपका 4% मार्कअप होगा, और टायर 3 में आपका 10 मिलियन से अबव जब आप लोगे, 1 करोड़ से जब आप अबव लोगे, 2 करोड़ तक या 2.5 करोड़ तक या 25 मिलियन, तो आप पर 5% मार्कअप होगा। लोन आप किस तरह पे कर सकते हैं, ये आप खुद बैंक वालों से डिस्कस कर सकते हैं, जिस जिस जगह आपने अप्लाई किया होगा, जिस बैंक में, जब उनसे आप बात करेंगे, आप उनसे आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बात कर सकते हैं कि आप मंथली इंस्टॉलमेंट दोगे, क्वार्टरली दोगे, सेमी एनुअली दोगे, या एनुअली हर साल सालाना दिया करोगे। तो जो आपको बेस्ट लगता है आप उस तरह इंस्टॉलमेंट अगर जो देना चाहते हैं दे सकते हैं। एनुअली ही बेहतर है, सालाना ही बेहतर है, इजी चलता रहता है प्रोसीजर।
ग्रेस पीरियड ये होता है, इज़ देयर एनी ग्रेस पीरियड? ग्रेस पीरियड ये होता है कि आपको 8 साल का पीरियड दिया गया है, लेकिन आपको एक अज़ाफ़ी पीरियड दे दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 9 साल तक आप लोन पे कर सकते हो, और ये बैंक वालों पर डिपेंड करता है कि वो किस बिज़नेस के लिए उनको एक्स्ट्रा 1 साल दें या ना दें, ये उन पर डिपेंड करता है। आप उनसे बात करके ये फर्दर डिटेल जान सकते हैं। वैसे 8 साल का पीरियड है, और उम्मीद है कि 1 साल एक्स्ट्रा जो है हर बिज़नेस वाले को नॉर्मली दे दिया जाएगा। वुड आई बी रिक्वायर्ड टू मेक एनी पेमेंट ड्यूरिंग ग्रेस पीरियड? कि ग्रेस पीरियड के दौरान आपको जो है वो पेमेंट करना ज़रूरी है। तो जो आपने एक्स्ट्रा आपको पीरियड दे दिया जाएगा, एक्स्ट्रा मतलब 8 साल तक तो आपने अपनी किस्तें पूरी करनी ही थी, तो जो आपको नेक्स्ट ईयर दे दिया जाएगा तो वहाँ पे वो एक्स्ट्रा और फाइनल ईयर होगा, तो उसमें तो आपने अपनी पेमेंट जो है वो करनी ही है, क्लियर करना है सारा कुछ। कैन आई मेक अर्ली रीपेमेंट? कि आपने 8 साल के लिए कर्जा लिया है, तो आप अर्ली रीपेमेंट करना चाह रहे हो, यानी आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, आप चाह रहे हो कि ये कर्जा जल्द से जल्द उतर जाए। तो फॉर एग्जांपल चौथा, पाँचवा या छठा साल है, तो आप सारा कर्जा वापस देना चाह रहे हो, तो आप दे सकते हो। ये बेहतर है। इसी से रिलेटेड तमाम सारे सवाल हैं ये। लोन सैंक्शनिंग एंड डिसबर्समेंट के लोन देने का क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले तो आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन। ऑनलाइन जब आप अप्लाई करोगे प्रोसीजर, फिर उसके बाद ये होगा कि आपका अगर फॉर्म आपने सही फिल किया होगा, रिक्वायरमेंट पूरी की होंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा उतरता होगा, तो आपकी फिर CNIC की नादरा वेरिफिकेशन की जाएगी। उसके बाद आपको बैंक की तरफ से कॉल आएगी वेरिफिकेशन की, बैंक का बंदा आपसे सवालात करेगा। उसके बाद आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाएगी कि आपने किसी और बैंक से कोई लोन वगैरह तो नहीं लिया हुआ, या लिया है तो सारी इंस्टॉलमेंट वापस की हैं कि नहीं की, डिफ़ॉल्टर तो नहीं है। वो जब आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर फिज़िकली वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेंट होगी। यानी अगर जो न्यू बिज़नेस करना चाह रहे हैं, उन्होंने जो अपने बिज़नेस प्लान में बताया हुआ है, तो वो उस जगह को आके देखेंगे जहाँ वो बिज़नेस करना चाह रहे हैं, लोकेशन देखेंगे, हर चीज़ देखेंगे, तो उसके बाद वो फिर अप्रूव करेंगे। इसी तरह एनालिसिस ऑफ बिज़नेस फिजिबिलिटी प्रोवाइडेड बाय एप्लीकेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आपका सारा बिज़नेस इन्हिसार करता है। अगर आप अपना फाइनेंशियल कैलकुलेशन अच्छे से कर लोगे, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी अच्छे से बनी हुई होगी, आपका फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी होगी, बिजनेस प्लान बना होगा, तो आपका मैं गारंटी देता हूँ कि 99% आपका बिजनेस जो है अप्रूव्ड होने का, लोन अप्रूव होने के चांसेस हैं। अगर आपकी ये सही से नहीं बना हुआ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, तो आपका लोन जो है वो अप्रूव होने के चांसेस बहुत कम है। तो ये जब वो चेक करेंगे तो वो देखेंगे कि इस बंदे का फिजिबिलिटी रिपोर्ट से अंदाज़ा हो जाता है कि इस बंदे का क्या स्किल है, क्या नॉलेज है, वो जो बिज़नेस करना चाह रहा है, तो उसमें हर चीज़ क्लियर हो जाती है। फिर क्रेडिट डिसीजन बाय बैंक बेस्ड ऑन रिस्क एनालिसिस, वो रिस्क अपना सारा जांच पड़ताल करेंगे कि इस बंदे को लोन दिया जाना चाहिए या नहीं देना चाहना चाहिए। तो वो रिस्क पर डिपेंड करता है कि अगर आपका बिजनेस प्लान अच्छा होगा, फिजिबिलिटी रिपोर्ट अच्छी होगी, आप उनको कॉन्फिडेंस पे ले लोगे, तो आपके ऊपर रिस्क ले लेंगे, आपको लोन दे देंगे। उनको लगेगा कि ये बंदा लोन देने के काबिल नहीं है, तो वो आपको नहीं देंगे। अगर वो आपको दे देते हैं, अप्रूव कर देते हैं, द एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड टाइमली सिक्योरिटी कोलेटरल एज वेल एज रिक्वायर्ड इक्विटी कंट्रीब्यूशन। अब ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस पॉइंट को गौर कीजिएगा कि जब आपका अप्रूव्ड हो जाता है, तो आपने टाइमली, अगर आप 10 लाख से अबव पैसे ले रहे हो, तो आपने सिक्योरिटी या कोलेटरल जो जो आपने सिक्योरिटी के तौर पर डॉक्यूमेंट्स रखवाने हैं ज़मीन जायदाद के, वो आपने टाइम पर रखवा देने हैं। और आपने फिर कंट्रीब्यूशन जो करना है, अपनी इक्विटी देनी है कंट्रीब्यूशन की, वो अपना जो बैंक अकाउंट उसी बैंक में आप ओपन करेंगे, वहाँ पे आप अपना पैसे जमा करवा देंगे। अब वो क्या है, इन्होंने एक रेशो इक्विटी की बनाई है पैसों की। फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख ले रहे हो, तो उसका 10% आपने इन्वेस्ट करना है, 90% जो है बैंक देगी। 10% यानी 10 लाख का अगर आप लोन लेना चाह रहे हो, तो आपने 1 लाख बैंक में रखवाना है, जो अकाउंट आप ओपन करेंगे, तो बाकी पैसे बैंक डाल लेगी। इसी तरह अगर आप 10 लाख से अबव लेने चाह रहे हो, तो फिर 20% है। फिर टायर 2 टायर 3 दोनों के लिए 20% है, 10 लाख के लिए 10% है। हाउ मच टाइम इज़ टेकन इन डिसाइडिंग ऑन लोन एप्लीकेशन, ये जो है प्रोसीजर, इस पर टाइम जो लगता है वो एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है, और सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस पर कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो ये प्रायोरिटी वाइज जिस तरह काम चलता आएगा, जिस तरह एप्लीकेशन आती रहेंगी, ऑटोमेटिकली उनको प्रोसीजर चलता रहेगा।
इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। फाइंड आउट द स्टेटस ऑफ लोन एप्लीकेशन। इज देयर एनी वे आई कैन फाइंड आउट द स्टेटस ऑफ माई लोन एप्लीकेशन ड्यूरिंग द लोन प्रोसेसिंग स्टेज। आप बिल्कुल जान सकते हैं, जिस तरह आप फेज़ 1 में ट्रैक करके अपना स्टेटस जान सकते थे, उसकी भी वीडियो अपलोड है, आप चैनल पर विज़िट कर लीजिएगा, आइकन ऑफ पाकिस्तान। इसको अपने सब्सक्राइब भी कर लेना है ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आप लोगों को मिलती रहें। कोई सवाल आपका हो तो अपने कमेंट से कर सकते हैं। बाकी कामयाब जवान लोन प्रोग्राम से रिलेटेड ये सारी वीडियोस बनी हुई हैं, प्ले लिस्ट है, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, फिर है जी लोन अप्रूव्ड होने के बाद क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है। जब आपका लोन अप्रूव हो जाएगा तो आपने उसी बैंक में अकाउंट ओपन करना है। वहाँ पे आपने इक्विटी जो मैं आपको समझा चुका हूँ, यानी 10 लाख ले रहे हो तो आप 1 लाख अपने कुछ अकाउंट में सबमिट कर दोगे, जमा करवा दोगे। फिर आपने सिक्योरिटी के तौर पर इफ़ रिक्वायर्ड 10 लाख से कम ले रहे हो तो रिक्वायर्ड नहीं है, अगर ज़्यादा ले रहे हो तो जो फिर आपको रखवानी पड़ेंगी। और फिर लीगल जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपने करनी है और आपको लोन जो है आपके अकाउंट में आपको दे दिया जाएगा। ये सारे मेन आपके सवाल आते हैं। इसके बाद क्वालिफ़िकेशन की डिटेल, एप्लीकेंट फिलिंग। अगर तो आपका कोई इस तरह का बिज़नेस है जिससे रिलेटेड आपका डिप्लोमा या डिग्री होना ज़रूरी है तो फिर तो वो होना ज़रूरी है। अगर आपको इस तरह का बिज़नेस है जिसमें सिर्फ स्किल होना ही ज़रूरी है, कोई डिप्लोमा या एजुकेशन या डिग्री होने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उस तरह कर सकते हो। अगर आप अपने बिज़नेस को रजिस्टर करवाना चाह रहे हो तो उस हवाले से फिर आपको जो बिज़नेस को रजिस्टर करवाने के लिए एलिजिबिलिटी है उससे रिलेटेड आपका डिप्लोमा या डिग्री होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर जो आप बिज़नेस जो फॉर्म फिल करने जाएंगे इसका कामयाब जवान लोन प्रोग्राम का, जो बिज़नेस आपने सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड आपने इंडस्ट्री सब उसकी कैटेगरी जो होगी, बिज़नेस सेक्टर जो होगा, वो आपने उसी तरह सेलेक्ट करना है जो ऑप्शन दिए गए हैं। अगर तो वो ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है आप सेलेक्ट कर लें, अगर नहीं है तो आपने अदर का ऑप्शन होगा, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। बिज़नेस नेम जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, सवाल है जी जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं। इट कैन यस इट कैन बी चेंज कर सकते हैं आप। और कैन एप्लीकेंट चेंज हिज सिलेक्टेड बिजनेस आफ्टर एप्लीकेशन सबमिशन, तो वो बिल्कुल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आई एम एलिजिबल टू अप्लाई इफ़ माई बिजनेस इज़ नॉट रजिस्टर्ड, कि अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है जो आप ऑलरेडी कर रहे हो तो आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप कामयाब जवान लोन प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका जो घर है वो, इसके सवालात आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपका घर जो है वो आपका अपना नहीं है, आपने रेंट पे लिया हुआ है, तो फिर भी आपने वही रेंट वाला एड्रेस देना है। बिजली का बिल जो है वो आपने वहाँ का अपलोड करना है। इसी तरह उसकी कंज्यूमर आईडी आपने अपलोड करनी है। बिल का जो आईडी नंबर होता है, ट्रैकिंग नंबर होता है, वो भी आपने इंटर करना है। इसी तरह अगर आप कोई इस तरह का बिज़नेस कर रहे हो जिसमें जो कि ऑनलाइन है, उसके लिए आपके कोई बिज़नेस का या शॉप का एड्रेस नहीं है, तो आपने अपने घर का एड्रेस देना है, चाहे वो आपका अपना घर हो या रेंट का हो। इसी तरह यूटिलिटी बिल जो है कि आपका जो है इज़ नॉट रजिस्टर्ड इन माय नेम, आपके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है। डू आई स्टिल नीड टू मेंशन द कंज्यूमर आईडी, जो आपको समझा रहा था मैं, तो बिल्कुल आपने कंज्यूमर आईडी जो है वो मेंशन करनी है, वहाँ पे लिखनी है फॉर्म पे अप्लाई करते हुए। अगर तो आपका एनटीएन नंबर जो है वो बना हुआ है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो, फिर भी कर सकते हो। अगर नहीं बना हुआ तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई अगर बना हुआ है तो फिर ज़रा चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, और अगर नहीं बना हुआ तो फिर भी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनटीएन नंबर जो है टैक्स से रिलेटेड। व्हाट इज़ द एंटिटी टाइप, कैन यू प्लीज़ एलेबोरेट द ऑप्शन मेंशन इन ड्रॉप डाउन मेन्यू। ये वही है कि अगर आप इंडिविजुअली बिजनेस कर रहे हो, सोल बिजनेस ओनर हो, ठीक है, तो फिर ये चीज़ें आ जाएंगी। आप इंडिविजुअली भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पार्टनर बिजनेस कर रहे हो, यानी किसी के साथ मिलकर आप बिजनेस प्लान चलाना चाह रहे हो, तो भी आप एज अ पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो लेके चल सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। डुअल बैंक
हैव सेम सिलेक्शन क्राइटेरिया? जी बिल्कुल, सबका सेम है। एक से ज़्यादा बैंक में आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। व्हाट इज़ टायर टाइप, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। टायर 1, टायर 2, टायर 3। टायर 1 में 1 लाख से 10 लाख तक मिल रहा है, 3% मार्कअप है, और इसमें आपने 10% सिक्योरिटी के तौर पर अपने अमाउंट आपने देनी है, इक्विटी देनी है। इसी तरह बाकी बिजनेस के लिए 20% है। व्हाट इज़ मैक्सिमम टेन्योर ऑफ लोन? 8 साल मैक्सिमम है। 1 साल आपको ग्रेस पीरियड दे दिया जाएगा, एक्स्ट्रा पीरियड लोन जो है वो वापस करने का। अच्छा जी, ये भी आपको मैं बता चुका हूँ कि कितना इक्विटी आपने डिपॉजिट करना है, कितना लोन ले रहे हो, तो ये तमाम सेम वही सवाल आ रहे हैं। डू आई नीड टू ऑफर सिक्योरिटी फॉर लोन अंडर ऑल टायर्स? मतलब जो प्लान्स हैं कामयाब जवान लोन प्रोग्राम से रिलेटेड, तो सब में नहीं है। सिक्योरिटी जो है वो टायर 1 के लिए नहीं है, बाकियों के लिए है, टायर 2, टायर 3 के लिए। वट टाइप ऑफ एसेट्स कैन बी प्रोवाइडेड एज अ सिक्योरिटी? वो आपके अपनी गाड़ी हो, ज़मीन हो, जायदाद हो, बिल्डिंग हो, घर हो, कुछ भी हो, उसके डॉक्यूमेंट्स आप रखवा सकते हैं। प्रूफ के तौर पर आपने उसका डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर लेके आपने अपलोड करनी है। वट टाइप बिजनेस प्लान जो होगा, आप जब ऑनलाइन फॉर्म भी फिल कर रहे होगे तो इसमें ये सवाल आएंगे कि करंट एसेट से रिलेटेड होगा, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड होगा, करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड होगा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से रिलेटेड होगा। इसी तरह बिजनेस प्लान में भी आपने ये सब चीज़ें मेंशन करनी है। तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इन चीज़ों से गुजरे हुए हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जो पढ़ के निकले हैं, उनको तो ये टर्म समझ आ जाएंगे। आम सिंपल बंदे को ये समझ नहीं आएंगी। तो ये अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट हायर कर लें। इससे रिलेटेड कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। ये सारी टर्म्स जो हैं बिजनेस प्लान में भी आपकी हेल्प देंगी, और इसी तरह फॉर्म फिल करते हुए भी अगर आपको नहीं पता होगा तो आप सही से फॉर्म फिल नहीं कर सकोगे। और अप्लाई करने से पहले आपने अपना बिजनेस प्लान फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी है, फिर अपलोड करना है। वैसे करेंगे तो आपका वो अप्रूव्ड होने के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि ये करना ज़रूरी है। रेवेन्यू आपका जो है वो आप मेंशन करना ज़रूरी है। बेशक आपका बिज़नेस आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो, सवाल है कि आई एम स्टिल रिक्वायर्ड टू मेंशन बिजनेस रेवेन्यू इन केस ऑफ न्यू बिज़नेस। अगर आप न्यू बिज़नेस कर रहे हो, मतलब आप करने जा रहे हो, स्टार्ट करने जा रहे हो, फिर भी आपने एस्टिमेटेड जो है वो आपने बताना है कि रेवेन्यू इतना होगा और कॉस्ट इतनी लगेगी। हर चीज़ आपने बतानी है। करंट एम्प्लॉयज़ अगर आपके कोई नहीं है तो बिज़नेस इस तरह का, तो आप ज़ीरो मेंशन कर दें। इज़ इट कंपलसरी टू अपलोड रिकमेंडेशन लेटर? ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन सवालात के ऊपर इस तरह का निशान बना होगा जो आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे, स्टार वाला, तो वो मैंडेटरी कंपलसरी है, वो आपने फिल करने ही करने। उसके अलावा जो है उनको आप छोड़ भी देंगे तो बाद में आपसे बैंक वाले वो चीज़ें जो होंगी वो मांग लेंगे। तो ये सारे आपके सवाल आते हैं जिनका मैं आपको जवाब दे चुका हूँ डिटेल से। फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई, नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कोई सवाल हो आपका तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर लीजिएगा। फॉर्म फिल करवाना चाहते हो तो भी रब्ता कर लीजिएगा। और फॉर्म आपका अप्रूव होने के बाद बैंक वालों से किस तरह बात करनी है, उससे रिलेटेड ये वीडियोज़ है वेरिफिकेशन की, ये देख लीजिएगा। और भी तमाम सारी कामयाब जवान लोन प्रोग्राम से रिलेटेड हैं, ये आप देख लीजिएगा ताकि आपका लोन अप्रूव हो सके। और अगर आपने फ़र्स्ट टाइम हमारी वीडियो देखी है तो आपने यूट्यूब पर आकर आइकॉन ऑफ पाकिस्तान लिखना है। इस तरह लिखने के बाद आपने इंटर कर देना है। आपके सामने ये यूट्यूब का चैनल आ जाएगा, इसको आपने ओपन करना है और इसको सब्सक्राइब भी कर लेना है और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लेना है ताकि नेक्स्ट आपको जितनी भी वीडियोस आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उम्मीद है आपके तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल चुके होंगे। तो कोई सवाल आपका रह गया हो तो नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।